नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज बात करेंगे पीओके की उस लड़ाई की जो अपने अंजाम तक पहुंचती दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें दुश्वारियां बहुत हैं। पाकिस्तानी सेना में भी अब एक खबर आ रही है, कई सोर्सेस से खबर मिली कि यहाँ भी फूट है या फिर सहमति पूरी तरीके से नहीं है। जिस तरह का अत्याचार हो रहा है उससे पाकिस्तानी सेना पूरी दुनिया में बदनाम हो रही है, जो पहले से बदनाम है। निश्चित तौर पर ऐसे में कई अधिकारी हैं जो अब इस गुलामी में नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि गुलाम तो कश्मीर के लोगों को बना रखा है, लेकिन साथ ही साथ गुलामी हर एक उस शख्स पर है, पाकिस्तान में रहने वाले उस शख्स पर है जो इस समय असीम मुनीर के इशारे पर काम कर रहा है, जैसे पाकिस्तानी सेना पीओके में कर रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उठी बगावत की आवाज़ ने मुजफ्फराबाद की सड़कों से लेकर इस्लामाबाद की सत्ता तक में हड़कंप मचा दिया है। जनता के गुस्से ने पाकिस्तान सरकार और सेना की मुश्किलें बढ़ा दी है। सवाल है कि क्या पीओके में बढ़ता असंतोष किसी बड़े सियासी तूफान का संकेत है? क्या मुजफ्फराबाद बनेगा पाकिस्तान के लिए नई चुनौती? और क्या सेना प्रमुख असीम मुनीर के सामने खड़ा हो रहा है सबसे बड़ा संकट? क्योंकि कहानी सिर्फ विरोध की नहीं है, कहानी है उस गुस्से की जो सालों से दबा हुआ बताया जा रहा है। संसाधनों, अधिकारों, राजनीतिक दखल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए नई परेशानी बन चुके हैं ऐसे कई सवाल। पीओके की आज़ादी को मुनीर कब तक रोक पाएंगे, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदर्शनकारियों का यलगार, पीओके में प्रचंड हाहाकार। अब ये हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म। आजादी का लग रहा नारा, बेगुनाहों का मुनीर हत्यारा। मुनीर को आखिरी चेतावनी, कब्जा करेंगे राजधानी। पीओके में आजादी का काउंटडाउन शुरू। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आर पार की लड़ाई जोरों पर है। प्रदर्शनकारी पीओके की कथित राजधानी मुजफ्फराबाद के लिए रैली निकाल रहे हैं और बार बार आजादी की मांग कर रहे हैं। रावलाकोट, जहां से इस विद्रोह की आग धधकी है, वहां की तस्वीरें बताती हैं कि पीओके में प्रदर्शन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक पीओके आजाद नहीं हो जाता है। अब ये हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म। जरा इन तस्वीरों को देखिए। रात का वक्त है, हजारों की भीड़ है, नारे लगाए जा रहे हैं और लोगों में आजादी का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। मौके से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनिफॉर्म पहने सैकड़ों स्कूली बच्चे अपने शिक्षकों और माता पिता के साथ रावलाकोट के ईदगाह मैदान में जमा हो गए हैं। वो सफेद झंडे लहरा रहे हैं और कब्जे वाले इलाके में पाकिस्तानी सेना की बेरहम कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अधिकारियों ने चेतावनी दे रखी है कि अगर बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जैक ने मुजफ्फराबाद कूच करने का ऐलान कर रखा है और इसीलिए रैली में हजारों लोगों को देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारी अलग अलग क्षेत्रों से मुजफ्फराबाद के लिए मार्च शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान सरकार ने मांगों को नहीं माना है और अब बात सिर्फ मांगों की नहीं है, बात सीधे सीधे तौर पर आजादी की है, पीओके से मुनीर सेना को हटाने की है, बात पीओके में शांति अमन की है। प्रदर्शनकारी नेताओं और पाकिस्तानी प्रशासन के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई, पूरी तरह से नाकाम हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारी संगठन के नेताओं ने ऐलान किया है कि अब बातचीत का समय खत्म हो चुका है, अब सिर्फ प्रतिरोध होगा। आंदोलनकारियों ने सरकार से किसी भी तरह के संवाद को बंद करके मुजफ्फराबाद विधानसभा की ओर बढ़ने का फैसला किया है।
प्रदर्शनकारियों के मार्च को मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने पूरे क्षेत्र की किलेबंदी कर दी है। 17,500 से ज्यादा अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों और अर्धसैनिक बलों को मुजफ्फराबाद और उसके प्रवेश द्वारों पर तैनात किया गया है। मुजफ्फराबाद को जोड़ने वाले सभी मुख्य राजमार्गों और रास्तों को बड़े बड़े बैरिकेड्स, कटीले तारों और कंटेनरों से ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले रास्तों और उसके करीबी इलाकों में मोबाइल इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं पूरी तरह ठप कर दी हैं ताकि प्रदर्शनकारी एक दूसरे से संपर्क न कर सकें। इसके बावजूद आवामी एक्शन कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य रास्तों पर धरना देकर पाकिस्तान की मुख्य भूमि से जोड़ने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। बाजार और परिवहन पूरी तरह से ठप हैं। मुनीर की सेना प्रदर्शनकारियों के लिए हर रास्ते बंद करने की तैयारी कर चुकी है, लेकिन आंदोलनकारी अब आर पार के मूड में हैं। प्रदर्शनकारी बेकाबू होते जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आजादी की मांग कर रहे लोगों को मुनीर रोकेंगे तो रोके कैसे? क्या फिर से गोलियां चलवाई जाएंगी? क्योंकि एक बात तो तय है कि अब पीओके में प्रदर्शन उस मोड़ पर आ चुका है जहां से करो या मरो की स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ये बड़ा अहम मुद्दा है और मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी दर्शकों का जो इस महत्वपूर्ण विषय के लिए न्यूज़ इंडिया को अपनी पहली पसंद मानते हैं। मैं देख रहा हूं किस तरह का रिस्पांस आ रहा है। मैंने ये भी कहा हमारी टीम से कि जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो लोगों की भावनाएं हैं, उनको भी हम देश के सामने रखें। मैं इसका भी प्रयास करूँगा। साथ ही साथ में मैं धन्यवाद देता हूँ उन बेहतरीन पैनलिस्ट का जो हमारे साथ जब बैठते हैं तो ज़मीनी हकीकत को हमें बता सकते हैं। देखिए, पाकिस्तानी कई पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार भी हैं। आरजू काज़मी लगभग तमाम कार्यक्रमों में मेरे साथ रहीं। वो बार बार कहती हैं कि जाने नहीं दिया जा रहा है वहाँ पर, इंटरनेट के ज़रिए जानकारियाँ आ रही या एक्सपर्ट्स अपने अनुभव के ज़रिए बातें बताते हैं। तो मैं आभार से भरा हुआ हूँ, कृतज्ञता से भरा हूँ। और एक बार फिर ऐसा ही शानदार पैनल मेरे साथ मौजूद है जिसमें मेजर जनरल अनुज माथुर जैसे डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं, श्रुति दास गुप्ता जैसी विदेशी मामलों की जानकार मौजूद हैं, सुहेल अहमद लगातार आप तक जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं, पीओके के एक्टिविस्ट हैं, और सुहेल काज़मी साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ पैनल पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जनरल माथुर, आपसे खूब बात हुई है इस मसले पर, शुरुआत भी आपसे करना चाहूँगा। एक बड़ा सवाल मेरे सामने आया पिछले कुछ दिनों के डिस्कशन में। मेजर जनरल राजन कोचर भी थे, ध्रुव कटोच जी भी थे, सब ने ये बात रखी और मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से आप गहरी रिसर्च भी करते हैं कि एक बात ये आ रही है कि यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी भी इंटैक्ट नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के अंदर इस बात की कसमसाहट है कि आतंकियों को तो तुम जन्नत भेजने की व्यवस्था करते हो या ये उनको झांसा देते हो। पाकिस्तानी आर्मी के वो लोग जो निहत्थे बच्चों पर वार न करना चाहें, उन्हें जहन्नुम भेजने की तैयारी क्यों कर रहे हो? और इस तरह का एक रिवोल्ट वहाँ दिखाई देता है। इसकी संभावना आप कितनी मानते हैं इस प्रदर्शन के दौरान? प्रवीण, मैं धन्यवाद पहली बात तो आपका, तमाम को पैनलिस्ट को जय हिंद। देखिए, मैं एक दो चीजें बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। जितनी भी प्रोफेशनल आर्मीज होती हैं, प्रोफेशनल आर्मी जो है वो हमेशा राइटियसनेस को अपने जो उनके विचारधारा में, जैसे हमारी आर्मी की ट्रेनिंग है उसमें पहला लेसन तो दिया जाता है और उस लेसन को कूट करके भरा जाता है। वो यही होता है कि हमेशा सच का, राइटियसनेस का आप साथ देंगे, उसको अपहोल्ड करेंगे, उसकी वैल्यूज को। तो ऐसे लोग पाकिस्तान आर्मी में भी, इनकी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक पुराने थिंकर हुए हैं, आई थिंक अब्राहम मास्लो उसका नाम था, और उनका एक लॉ ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन या इस तरह का कोई लॉ है। उसमें वो यूं कहते हैं कि इफ योर टूल बॉक्स, द ओनली टूल इन योर टूल बॉक्स इज अ हैमर, एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। पाकिस्तान आर्मी की यही समस्या मुझे लगता है नजर आ रही है। पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान का जो सेटअप है, उस सेटअप के बारे में थोड़ी देर बाद में बताता हूं आपको। उसको एक बात का मुझे लगता है, ये बात उनके दिमाग में घर कर गई है कि हर चीज को बल प्रयोग से दबा करके, गोला बारूद फायर करके लोगों की आवाज को पूरी तरह से दबा के खत्म किया जा सकता है। आक्रोश को आप दबा के कुछ समय के लिए चुप कर सकते हैं, लेकिन उस आक्रोश को बल प्रयोग से नहीं किया जा सकता।
ये बिल्कुल निश्चित है। और जब आपकी आर्मी की फिलॉसफी ये हो जाए कि हमारे में इतनी ताकत है कि हम किसी भी चीज को बल प्रयोग से दबा सकते हैं, रोक सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, कोई इसी प्रकार की परिस्थिति आती है, फिर भी ऐसे लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। मैं आपको आज कल का उदाहरण देता हूं, मैं कुछ देर पहले भी ये उदाहरण कहीं और दे रहा था कि आप देखिए कि क्वेटा के नजदीक, क्वेटा एक ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तान आर्मी का सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, एक कोर वहां पर है, और भी बहुत कुछ वहां पर आर्मी वहां पर मौजूद है। क्वेटा के नजदीक एक पुलिस पोस्ट को लोगों ने 250 लोगों ने घेर करके 5 घंटे तक गोलीबारी वहां पर होती रही। 5 घंटे फायरिंग होने के बाद जब असला बारूद उस पुलिस पोस्ट का समाप्त हो गया, तब 9 वो लोग वहां पर शहीद हो चुके थे। 21 लोगों को वो अपने साथ ले गए, जिनमें से उन्होंने 18 और शहीद कर दिए। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके इतना नजदीक इतनी सारी फौज होते हुए भी, इतना नजदीक आपके पास इतने लोग हैं, बावजूद उसके आप रिएक्ट तक नहीं कर सकते, तो मेरे को आप बताएं कि इसमें क्या कहां की प्रोफेशनलिज्म है। आप पाकिस्तान के ही पत्रकारों को मैंने सुना है, वो कह रहे थे कि इतनी देर में तो रावलपिंडी से हम कुमुक पहुंच सकती थी। तो ये प्रोफेशनलिज्म का टोटल फेलियर और टोटल मिसिंग है। ऐसी परिस्थिति में वो जो राइटियस सोल्जर्स हैं, उनका शायद मैं ये नहीं कह रहा होगा या नहीं होगा, डॉक्टर प्रवीण इस बात को समझने की आवश्यकता है, उनको शायद इस बात का इस प्रकार का आ सकता है उनके दिमाग में कि ये जो है वो गलत है और इस गलत को सही करने का समय आएगा। पहली बात। दूसरी बात, अब हम पीओजेके की मैं चाहता हूं थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा सा मुझे अलाउ करिएगा इतिहास बताने के लिए। 1930 या उसके आसपास 30 के दशक में, 20-30 के दशक में ये पहली बार एक पाकिस्तान का एक नक्शा बनाया गया था। उस समय मुस्लिम लीग के जो चेयरपर्सन थे वो मोहम्मद इकबाल थे, और जो नक्शा था, डॉक्टर प्रवीण, इतिहास है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, ये इतिहास है, रिकॉर्डेड है, उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं था। कश्मीर जो है वो एज एन आफ्टर थॉट उन्होंने सोचा है कि ये भी कश्मीर भी पाकिस्तान में हो सकता है हो। उसके बाद 1947 आया। 1947 में जब आपका विलय हुआ डॉक्टर प्रवीण, वो विलय पूर्ण विलय था। जो बाकी 562 रियासतों ने डॉक्यूमेंट साइन किया था, एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट ये वहां के प्रधान ने साइन किया था, महाराजा हरि सिंह ने। उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने हमला किया। अब ये समझने की बात है, ये पॉइंट है, जब वो हमला हुआ तो कश्मीर की आवाम ने उस पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा। आई रिपीट डॉक्टर प्रवीण, कश्मीर की आवाम ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा। फिर हालात क्या रहे, यूएन में कौन गया क्या नहीं गया, उसके बाद कुछ भाग जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। ये बात समझने की है। तो जब कुछ भाग वहां पर रह गया, उसको ये लोग कहते हैं आजाद। तो ये नेचुरल जो आजादी थी, नेचुरल अलग होना का वो नहीं था। ये जो पाकिस्तान के पास हिस्सा कश्मीर का है, वो जबरदस्ती कब्जाया हुआ हिस्सा है। ये बात समझने की है आप। फिर उसके बाद उन्होंने वहां पर उस जगह को कॉम्बेटाइज किया। 90% जो टेररिस्ट के सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं, वो पीओजेके में है। उन्होंने कश्मीर के युवा को लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ, भारतीय सेना ने कश्मीर के युवा को लाइन ऑफ कंट्रोल की हमारी तरफ नहीं हथियार दिए, दोनों तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीरी युवाओं को पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने हथियार थमाए। उनको एक दूसरे को मरवाया, और 70, 72, 75 साल वो बरगलाते रहे पीओजेके के लोगों को कि कश्मीर में ये हो रहा है, श्रीनगर को हम ले लेंगे। आज वो कश्मीरी भारतवर्ष में आईआईटीज की संख्या गिन रहा है, आईआईएम्स की संख्या गिन रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की संख्या गिन रहा है, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख रहा है, 4 लेन 8 लेन रोड्स देख रहा है, सबसे दुनिया का ऊंचा रेलवे पुल देख रहा है,
बहुत तेजी से दौड़ती हुई वंदे भारत श्रीनगर से बारामूला दौड़ती हुई देख रहा है, लेह में टनल्स बनती हुई देख रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी टनल, और उसको बना, तो वो चीज जो उनको बरगलाया गया था कि वहां कुछ नहीं, आपके पास सब है, वो खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया और पाकिस्तान आर्मी की वो जो नेल्स वाली थ्योरी है वो चलती रही और वो दबाव उनके ऊपर पड़ता रहा, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, आर्थिक शोषण, जो उनके संसाधन है प्राकृतिक, उनका दोहन और गोली। आज जो नारे लग रहे हैं, हमने मांगा पानी मिला गोली, हमने मांगा आटा मिली गोली, हमने मांगी आजादी मिली, तो ये जो चीजें हैं ये वहां का वो लोग समझ चुके हैं। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। इतिहास है कि ये नेचुरल अलग नहीं हुआ था और नेचुरल पाकिस्तान के साथ इसका मेल नहीं हुआ था। ये बात जब समझ में आ जाएगी पाकिस्तान के हुक्मरानों को और बाकी लोगों को भी, तो अपने आप थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। और आर्म फोर्सेस, प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस जो होती हैं, अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान का जो सिस्टम सेटअप है, 1962, 63, 64 तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मजबूत थी। पाकिस्तान का रुपया भारत के रुपये से ज्यादा मजबूत था। क्या हुआ कि आज पाकिस्तान का रुपया 300 रुपए का $1 आ रहा है। आज ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को 24 बार आर्थिक रूप से बेल आउट लेना पड़ा। बेल आउट, डॉक्टर प्रवीण, हम समझते हैं बेल आउट का अर्थ होता है जब आपकी अर्थव्यवस्था जर्जर हो जाए तो आपको उसमें से उबारना, उस जो बह रहे हो आप उसमें से निकालना, उसको बेल आउट कहते हैं। बेल आउट कोई लोन, नॉर्मल लोन नहीं है। 24 बेल आउट मिल चुके हैं पाकिस्तान। ये उनकी अर्थव्यवस्था की परिस्थिति दिखाता है। तो जब ये हुआ, अब तब से लेके आज तक उसकी मैं वजह बताता हूं। वजह यह है कि पाकिस्तान हैज हैड 4 डायरेक्ट बाउट्स ऑफ मिलिट्री रूल। मिलिट्री काम राजनीति करना नहीं है डॉक्टर प्रवीण। मिलिट्री का काम अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना है। जब आपकी मिलिट्री राजनीति करना शुरू कर देती है, जब आपकी मिलिट्री कूटनीति में शामिल हो जाती है, जब आपकी मिलिट्री व्यापार करना शुरू कर देती है, तो वो मिलिट्री प्रोफेशनल नहीं रह जाती है। फिर वो मिलिट्री वही होती है कि 5 घंटे तक आपकी एक पुलिस पोस्ट को लगातार फायरिंग करें, उनके मैं सर आऊंगा इस पर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं आप ही लोगों से सीखता समझता हूं। इसको मैंने भी एक पैनलिस्ट के तौर पर जानकारियां रखी हैं। मैं न्यूज़ इंडिया के दर्शकों से कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल ठीक जो आप सब्जेक्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर जब मिलिट्री की संवेदनाओं का मेरा प्रश्न था, तो इस पर बात रखते हुए मैंने यही कहा कि हम सब जानते हैं कि वहाँ पर व्यवसाय, ठेके देना, ठेके लेना, ये सारे काम पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी करते हैं। बच्चों को सेट कर देते हैं विदेशों में। इसके बाद में ये सेना वाली किसी भी लाइन पर चलते ही नहीं है। तो सेना को जैसा हिंदुस्तान के लोग समझते हैं वैसी सेना पाकिस्तान की है ही नहीं। दुनिया में देशों के पास सेना होती है या सेना के पास देश है, ये पूरी दुनिया में मशहूर बात है जो पाकिस्तान के बारे में कही जाती है। श्रुति जी, वर्तमान परिदृश्य में बड़े डिटेल में जनरल माथुर ने जो बातें बताई हैं उससे हमने पूरे मामले को एक बार फिर समझ लिया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में देखें इतिहास क्या था नहीं था वो तो अटका हुआ है मामला, वहाँ पे सब जानते हैं। फिर दूसरा, आजकल नैरेटिव का खेल है। हम जानते हैं पाकिस्तान नैरेटिव के खेल में, झूठ फैलाने में कितना उस्ताद है, अपनी जनता को बरगलाए रखने में। उनकी समस्याएं देखो आप, बलूचिस्तान, KPK, सिंध और ये POJK में जो चल रहा है वो सब ठीक है। आंतरिक अर्थव्यवस्था ही नहीं, आंतरिक सियासत भी बुरी तरह से चरमराई हुई है कि चुना हुआ प्रधानमंत्री जेल में लेकिन किसी समाव मैनेज कर रहे हैं, यानी अभ्यस्त हो गए वो इस बात के। वर्तमान परिस्थितियों में ये जो हुजूम है POJK का, ये कहाँ इस संघर्ष को ले जाता दिखाई दे रहा है? नमस्कार आपको डॉक्टर त्रिपाठी, सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को। आज का जो ये POJK का पिछले 15 दिन से हम जो ये देख रहे हैं कि एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है, अत्याचार भी बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर आपने एक बार हमारे डिफेंस एक्सपर्ट को पूछा था कि उसकी आर्मी को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो एक बड़ा तबका आज़ाद कश्मीर के नाम से भी वहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है आर्मी का, और वो जब अपने लोगों पे गोली चलते देखते हैं या चलाने को बोला जाता है तो उनके हाथ पैर भी कांपते हैं। पाकिस्तान आर्मी का करंट रिकॉर्ड आप जानते हैं, चाहे वो आपका कोई भी जगह हो जहाँ पे उन्होंने इंडिया के साथ मुठभेड़ करी है, वहाँ वो बॉडीज फेंक कर गए हुए होते हैं। वो कभी अपनी बॉडीज को क्लेम नहीं करते हैं, चाहे वो कारगिल रहा हो, कहीं कुछ और रहा हो। तो उनको अपने सैनिकों के ऊपर जो है वो यूज एंड थ्रो वाली उनकी जो है मेंटालिटी, ये उन आज़ाद कश्मीर वालों बंदों को भी पता है। तो वो किस तरह से अपने लोगों को इस तरह से पिसते देख रहे हैं वो उनको भी समझ में आता है।
अब क्या हो रहा है, जो 38 पॉइंट का चार्टर उन्होंने डाला है जेएसी ने, और उन्होंने जो डिमांड्स आगे रखी हैं पाकिस्तान के सामने, वो पाकिस्तान किसी भी तरह से कबूल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक तरह से इंडिपेंडेंट वॉइस देने की बात हो जाएगी पीओजेके को, और वो ये कभी चाहते ही नहीं थे। उन्होंने डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन भी कई सालों से इसीलिए कर रखी है वहाँ पे, कि जिससे वो वहाँ के लोगों को कंट्रोल कर सके। सिर्फ 5% का जो है पीओजेके के जो लोग हैं वो अपना टैक्स देते हैं, बाकी सब टैक्स ब्रैकेट से कम में आते हैं। तो उनका हाल ये है कि वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह से सर्वाइवल मोड पे चल रहे होते हैं। जिस एरिया में से, क्योंकि 59% ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, और फॉर्मल इकोनॉमी में तो वो बोलते हैं कि सिर्फ 1% ही आता है पीओजेके से। अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी और वो जो सीपेक से कमाते हैं वगैरह, अगर आप गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजेके दोनों एरिया को आप देख लेंगे तो वहाँ से वो कम से कम 15% तक का कमाते हैं, और वो इन पे खर्च करते हैं 1%। उसमें से 0.6% जो है वो इनके डेवलपमेंट की तरफ जाता है। वो 1 से 2% जो बाकी जो है आपके, वो जो है वो वहाँ के जो फोर्सेस है वहाँ पे जो उन्होंने बिठा रखी है और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके पास जाता है। तो गरीबी है, लाचारी है, दूसरी तरफ बढ़ती हुई प्रगति देखी जा रही है, और जो 12 रेफ्यूजी सीट्स के थ्रू जो कंट्रोल किया जाती है उनकी पार्लियामेंट, वो इन लोगों को अब और कबूल नहीं है। लोग अभ्यस्त जरूर हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो आज तक मानते हैं, वो 10, 11, 12, 13, 14 जो है ऑपरेशन सिंदूर के नंबर्स जो हैं वो आज तक मान रहे होते हैं, जबकि वो कई बार झुटलाया भी जा चुका है। तो उनका एक भ्रम जो है वो हमेशा रहता है, पर इंटरनेट के ज़माने में भ्रम को मेंटेन करके रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा और बहुत फास्ट फैलती है। बीबीसी उर्दू ने खुद कहा है कि वहाँ के अंदर एक इनफॉर्मल मीडिया ब्लैकआउट लगा दिया गया है, और ये आजकल की ही रिपोर्ट है। इनफॉर्मल मीडिया ब्लैकआउट लगा दिया गया है, उन्होंने वहाँ इंटरनेट ऑलरेडी बंद कर दिया गया है। जो आपकी रिपोर्ट ने कवर किया कि उन्होंने बोल दिया कि अगर बच्चों से आप वहाँ प्रदर्शन करवा रहे हैं तो फिर अगर जाके आगे कुछ होगा बच्चों को तो हमें मत बोलिएगा। तो इसका मतलब उनके मन में कोई दया माया, अपने ही लोग जिनको अपना ही बोलते हैं ना, वो पाकिस्तान का ही हिस्सा मानते हैं आज़ाद कश्मीर को, अपने ही लोगों के लिए अगर उनके मन में दया माया नहीं रह जाती है तो उस सोल्जर के मन में अब वो क्या चल रहा होगा मैं सोच भी नहीं सकती, जिसको अपने ही परिवारजनों के ऊपर जाके शायद गोली चलानी पड़ेगी। हो सकता है कि उन फैक्शंस को वापस बुला ले कि अगर विद्रोह पे आ गए इनके हाथ में तो जरूर बंदूकें, ये हमारे लोगों को ही ठोक देंगे बाद में। एक और रिपोर्ट में आपके आने से पहले 2 घंटे पहले मैं पढ़ के आ रही हूँ, जिसके अंदर बोला जा रहा था, जेएसी के लोगों ने बोला है कि सिविल क्लोथ्स के अंदर क्लोथ्स जो हैं वो रैंडम फायरिंग कर रहे हैं वहाँ पे एरिया में, और ये भ्रम फैलाने के लिए कि जेएसी के लोग जो हैं वो वायलेंस कर रहे हैं, इसीलिए फौज जो है रिस्पॉन्स दे रही है, और वहाँ पे जो है इस वक्त जो खून की नदियाँ जो बह रही हैं, लोग इंजर हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है। उन्होंने साफ अपने शब्दों में यही कहा है कि ये दोबारा हमारे ऊपर काम किया जा रहा है, इस तरह से हमको झूठा बताया जा रहा है, इसीलिए ये नारे लग रहे हैं कि अब हमारे को आज़ादी चाहिए, हम ऑक्यूपाइड टेरिटरी हैं, ये मान रहे हैं। अब इसका अगला स्टेप क्या है? इनके पास 2 पॉलिटिकल कोर्सेज हैं, या तो ये इसको फिर से यूएन में ले जाएं, जो पाकिस्तान अलाउ नहीं करेगा, शायद यूएस उसको वीटो भी करते और चाइना भी करेगा, क्योंकि वो वहाँ से जो है काफ़ी कमा लेते हैं। जब तक ये पाकिस्तान के अंदर रहता है ये एरिया, इसको दबा के कमाया जा सकता है। पर ये दबाव की राजनीति कितने दिन तक चला पाएंगे, कितने दिन तक वहाँ पे लोग आंख मूंद के बैठ जाएंगे? जिस तरह से ये लोग रफा के लिए रोया करते थे, गजा के लिए रोया करते थे, क्या ये अपने ही यहाँ बैठे पीओजेके के लोगों के लिए नहीं रो सकते? पाकिस्तानी क्या ये नहीं दे सकते उनको वो आज़ादी जो वो आज मांग रहे हैं? यहाँ पर इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो चाहे किसी और का सहयोग हो, ये सब बातें तो अब मुझे कई बार फजूल भी लगती हैं। कड़ा शब्द है लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका। उसकी वजह यह है कि ये सब होना होता तो पहले हो गया होता। असली ताकत और असली माहौल जनता ने बनाया है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पीओजेके में हो, और अब धीरे धीरे पाकिस्तान के भीतर भी। जिस पंजाब जो बचा हुआ पंजाब रहता है ना, उसको हम पाकिस्तान बोलते हैं, क्योंकि बाकी सब तो पहले से ही अलग है, उनको दबाने का ही तो काम इतने सालों से चल रहा है। लेकिन वहाँ की जनता भी समझ गई है कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सुहेल अहमद बहुत कुछ बताएंगे, क्योंकि सुहेल अहमद साहब के कहने पर आज का शो भी इस विषय पर रखा। उन्होंने कहा आज मैं आपको एक बड़ी खबर दूंगा, बड़ी बात बताऊंगा, तो वो मैं उनसे जानूंगा। लेकिन काज़मी साहब पहले जुड़े हैं, तो पहले आओ पहले पाओ। तो पहले सोहेल काज़मी साहब, आप मुझे बताएं, आपने जनरल माथुर को भी सुना, श्रुति जी को भी सुना है,
आज जो प्रदर्शन अब, और ये बात सही है, ये सुहेल अहमद पहले दिन से कह रहे हैं, जितने भी एक्टिविस्ट बैठे उन्होंने कहा है कि ये बढ़ता चला जाएगा, ये कम नहीं होगा, इस बार हम हारने वाले नहीं हैं, इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंचेगी। अब मन में आता है कई बार कि 27 तारीख को इलेक्शन भी है, तो कहीं इलेक्शन की वजह से तो इतना माहौल नहीं बना, या फिर इससे इतर अब ये मानना चाहिए कि इसकी शुरुआत भले ही किसी वजह से हुई हो, लेकिन इस आंदोलन ने सचमुच जश्न आज़ादी का रूप ले लिया है। प्रवीण सर, पहले तो आपको, श्रुति मैम को, माथुर साहब को और मेरे बिल्कुल सेम नाम के सुहेल अहमद साहब को जो पीओके से हैं, तो आप सबको गुड इवनिंग। दूसरा ये है, कुछ बातें बताने की नहीं है, वो दिखती हैं, विजुअल्स में भी दिखती हैं, और मैं खुद भी वहाँ एक दो बार गया हूँ, हर इंसान हर किस्से से वाकिफ हूँ। देखिए, आप जबरदस्ती से दबा के कहते हैं पीओजेके, हम कहते हैं पीओजेके, वो कहते हैं आजाद जम्मू कश्मीर। आजाद जम्मू कश्मीर के विजुअल्स आप देख रहे हैं, वो इतने खूबसूरत विजुअल्स हैं कि आप 4 लोग भी संगम चौक में इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते कभी भी। आज तो एजिटेशन है, इसके अलावा भी अगर आप 4-5 लोग संगम ब्रिज पे या संगम चौक पे खड़े होंगे, सोहेल साहब जानते हैं संगम चौक कौन सा है, या संगम होटल है, वहां खड़े होंगे तो आपको खड़े होने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई आ जाएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा या अंदर कर देगा। वहां छोटी छोटी बातों पे तो आपको जेल में भर दिया जाता है। अगर आप बिजली के लिए एजिटेट करते हैं या कोशिश करते हैं मीडिया से बात करने की या पानी की किल्लत की बात करते हैं, तो आप पे जो धाराएं हैं वो लग जाती हैं। तो ये है उनका आजाद जम्मू कश्मीर। और मैं जिस इलाके से आता हूँ सुहेल अहमद, उसको मकबूजा कश्मीर बोलते हैं पाकिस्तानी। मकबूजा कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जो हिंदुस्तान का ताज है, क्राउन ऑफ इंडिया, जहां गांधी जी को सूरज की किरण नजर आई थी। और इनकी नजर में हम जो है मकबूजा कश्मीर में है, जहां बिल्कुल कुरान और हदीस की सही इंटरप्रिटेशन से जम्मू कश्मीर जो है उस इस्लामिक मेजॉरिटी, यहाँ इस्लामिक स्टेट है जम्मू कश्मीर की, यहाँ मेजॉरिटी जो है मुसलमानों की है, और यहाँ की सरकारें भी जो बनती रही हैं वो मुसलमानों के डोमेन में ही चलती रही हैं। चाहे उमर अब्दुल्ला है, गुलाम नबी आजाद है, मुफ्ती मोहम्मद सैयद है, शेख अब्दुल्ला था, जितने भी हुक्मरान यहाँ आए हैं, हम मकबूजा हैं, ये आजाद जम्मू कश्मीर है। आजाद जम्मू कश्मीर रो रहा है, बिलक रहा है, और वो उनकी रिसोर्सेज खा रहे हैं, पूरी रिसोर्सेज, मंगला डैम की पूरी बिजली ले जाते हैं, और इनको क्या देते हैं, टेरर कैंप्स। मिलिटेंट्स को ट्रेन करने के लिए कुछ ऐसी जगह बनाई हुई है जहां ये ट्रेन करते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर जब होता है तो इंडिया 8 जो इनके टेरर कैंप है वहीं अटैक करता है। हर हाल में आजाद जम्मू कश्मीर, जिसको हम पीओके बोलते हैं, वही लोग मरते हैं। इधर से भी मरेंगे, उधर से भी मरेंगे, और भूखे भी रहेंगे। और इनके जो हुक्मरान हैं वो कहां से आएंगे? वो सिकंदर हयात खान साहब हों, वो सरदार अतीक खान साहब हों, सरदार कयूम साहब हों, वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद से इंपोर्ट होकर इनके साथ ऊपर आ जाएंगे। और वो आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजेके और सदर रियासत जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे यहाँ 1960 में करण सिंह हुआ करते थे, खत्म हो गया, फिर गवर्नर पे आ गए, ये अभी भी जो है इनका अटॉर्नी जनरल है, इनका वहां जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ एजेके है। और सुप्रीम कोर्ट आप देखिए प्रवीण साहब कितना बड़ा है, जितना गुज्जर बकरवाल हॉस्टल होता है जम्मू कश्मीर का, या दिल्ली में कोई वार्डन लगा होता है जिस गुज्जर बकरवाल हॉस्टल पे। तो इन्होंने इंसानों को भेड़ बकरियां समझा हुआ है, और चला रहे, बिल्कुल चलाते रहेंगे। इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है और वो भेड़ बकरियां मर जाती है, मरती रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके वहां जो पाकिस्तान आर्मी है, या वहां जो डीसी आएगा, 2004 में मैं था, एक वहां डीसी था महमूद, जो सुरनकोट का बशिंदा था, इस पार पीर पंचाल रेंज का, माथुर साहब, उसके जो वालिद मोहतरम थे या उनके दादा जो थे वो सुरनकोट के थे, और वो 65 में वहां चले गए, और 2004 में वो बच्चा जो है डीसी बन के आया हुआ था। मेरे साथ उसकी बहुत इंटरेक्शन हुई, तो वो भी मुझे कहता, वो उससे जब इंटरेक्शन हुई, इनफॉर्मल इंटरेक्शन, तो वो भी मानता है कि हम सब इम्पोर्टेड स्टफ है जो पीओके में भेजे जाते हैं, और हमारे पास रटा रटाया एजेंडा शाम को आता है। ना प्राइम मिनिस्टर किसी मीडिया से बात करता है, ना सदर रियासत बात करता है, ना डीसी करता है, ना एसपी करता है, वो वही बात करता है जो पेपर उठाता है, जो इस्लामाबाद से उसको डिक्टेशंस आती हैं, उन्हीं की बात वो करता है, उसके आगे पीछे वो नहीं जाता है। ये यासीन मलिक, ये जेकेएलएफ, ये हाफिज सईद, ये सब पीओके में जो है बड़ी आराम से रहते हैं, शादियां करते हैं। सबसे बड़ा मिलिटेंट जो सलाउद्दीन, जो माथुर साहब जानते हैं, जो बड़ा एक सरबराह था हिजबुल मुजाहिदीन का, सर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शादी उसकी हमारे कश्मीर में हुई है जहां उसके बच्चे सेक्रेटरीट में काम करते थे, दूसरी शादी मुजफ्फराबाद में हुई है जहां कोई बच्चा नहीं हुआ, और तीसरी शादी उसने खूबसूरती से इस्लामिक
लाइंस पे चल के गिलगित बल्तिस्तान में की है, जहां 3 बच्चे पैदा किए हैं। तो इस्लाम को बहुत मानते हैं ये जनाब, जहां कुरान में और शादियों का तस्वर नहीं है, ये उस कुरान को जबरदस्ती उस पर नाफिज करते हैं। मैं जिस कुरान को पढ़ता हूँ वहां कहीं 4 शादियां नहीं है, लेकिन ये 8 शादियां करेंगे, 40 बच्चे पैदा करेंगे, 40 में से 30 मिलिटेंट बनाएंगे और आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर वो जो इनके साथ किसी भी बॉर्डर पे मिलता नहीं है, जो किसी भी इलाके से इनके साथ न कल्चर से न जबान से इनके साथ मिलता है। इनके साथ क्या मिलता है? रजौरी, पुंछ, मेंढर सेक्टर और ये सेक्टर नौशहरा सेक्टर जिनकी आप बात कर रहे हैं, एक सेक्टर अलग रह गया, वो उड़ी और टंगधार है सर, जो छोटा सा मिलता है, जहां से माइग्रेशन होती रही, लेकिन अब वो भी नहीं होती है सर। तो ये आजाद जम्मू कश्मीर है, हम मकबूजा जम्मू कश्मीर है, और पूरी दुनिया देख रही है जनाब आजाद कौन है और मकबूजा कौन है। कहने का मतलब ये है, आज जो एजिटेशन मैं देख रहा हूँ ये लावा है, एक किस्म का लावा है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ेगा प्रवीण सर। अगर 500 लोग मर भी जाएंगे तो वो शहीद हो जाएंगे, उनको शहीद बोल देंगे। मिलिटेंट मर जाए तो वो जन्नत में, पुलिस की फायरिंग से इनके लोग मरेंगे, दफनाए ना दफनाए क्या करेंगे, ये वो उनको शहादत में डाल देंगे कि भाई इस्लाम के नाम पे ये लोग कुर्बान हो गए और अपनी जाने गवा दी इन्होंने। इनका नरेटिव बड़ा खूबसूरत है। मैं समझता हूँ कायदे आजम जो इनका जिंदा होता है वो रोता इस्लामिक स्टेट को देख के, जिस तस्वुर से पाकिस्तान को बनाया था कि भैया शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिये को मार रहा है, दोनों मिलके मुहाजिरों को मार रहे हैं, तीनों इकट्ठे होके अहमदियों को मारते हैं। तो ये पाकिस्तान का तस्वुर जो था सर, ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा जब भी बात होती है किसी भी चैनल पे कि भैया कम से कम अल्लाह का खौफ खाओ, कम से कम कुरान और हदीस की इंटरप्रिटेशन पे चलने की कोशिश करो, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लेसन है कुरान में वो है अमाल। आपके अमाल कैसे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि अमाल अगर आपके अच्छे हैं तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, और एक अच्छा इंसान एक अच्छी सोसाइटी का तस्वुर कर सकता है, और एक अच्छी सोसाइटी एक मुल्क का तस्वुर करती है, जैसे भारत में हो रहा है। और आज सारी दुनिया कह रही है कि भारत को मीडिएट करना चाहिए। भैया ये चापलूस भूखा नंगा मुल्क, इसको कहाँ मीडिएशन के लिए आपने बिठा दिया ईरान और अमेरिका के चक्कर में। तो ये सब चीजें पूरी दुनिया के सामने हैं। अब किसको क्या फायदा है, क्योंकि फौजी जो है माथुर साहब कर्नल के बाद हैमर पे चलता है, ब्रिगेडियर जो है वो हैमर गाड़ी पे चलता है 1 करोड़ की, जो गिलगित से इंपोर्ट होती है 50% डिस्काउंट पे। इलेक्ट्रॉनिक जो है गिलगित और बल्तिस्तान से आते हैं 50% डिस्काउंट पे एजे के लिए सर। ये हालत है वहाँ। और फ्रूट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सारा एजुकेशन वो फ्री है आपका कराकोरम हिल्स हाईवे के पार से सर। तो ये खुशहाल जम्मू कश्मीर है और हमारे वाला मकबूजा जम्मू कश्मीर है। ये नैरेटिव इन्होंने प्रवीण सर मजा आ गया आज। आपने बहुत डिटेलिंग में, बहुत दिल से आज बोले आप सोहेल साहब। आज बड़ा अच्छा आप समय पे पैनल पे बैठे और सच्चाई बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सच्चाई आप बता रहे हो। हालांकि हम यही बातें सब अलग अलग अंदाज में कर रहे थे, पर आपने बिल्कुल ऐसा लगा कि वहाँ बैठकर पूरी कहानी सुना दी कि भाई ये धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं, कैसे आपस में लड़ा रहे हैं, कैसे गुलाम बना कर रखा है। एक बात जो मैं सोहेल अहमद साहब के उनके जुड़ने से पहले भी कह रहा था कि आज कुछ जानकारी देंगे सोहेल साहब। एक जानकारी ये भी आई, हालांकि पुलिस वालों का जिक्र किया सोहेल काजमी साहब ने, लेकिन पुलिस वाले भी वहीं के हैं। जो श्रुति जी कह रही थी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कुछ अधिकारी, हालांकि आपका स्टैंड ये रहता है कि वहाँ के लोगों को यहाँ बसा देते हैं, फिर सेना में उच्च पदों पर रख देते हैं और कहते हैं देखो पीओ के कई लोगों को तो हमने सेना में रख रखा है। आप लोगों का ये भी स्टैंड रहता है। लेकिन कुछ लोग तो हैं जो आपके बीच के ही हैं, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो कई अन्य जगहों पर। ख़ास तौर पर पुलिस वाले भी आपके इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? प्रवीण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। देखिए प्रवीण जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जिस हिसाब से आप शो चलाते हो, आपने जो हमारे आज़ाद कश्मीर की जो आपने आवाज़ उठाई है, मतलब आपके माध्यम से हम दिखते हैं, मतलब लोग शौक से उसको देखते भी हैं। मैंने ये चीज़ देखी है कि देख रहे हैं ये जो अवाम की इस बार जो आवाज़ उठी ना, मैंने आपको कल भी कहा, कल काफ़ी शायद वो सर ने कहा था कि नहीं ये रुक जाएगा, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है इस बार, क्योंकि ये जनरेशन न्यू जनरेशन, ये 1990 की जनरेशन नहीं है जो रुकेगी, इस बार डरेगी। इस बार सीधा जो है, क्योंकि ये आपको जो ये दिख रहा है ना, ये आप मेरी बात मानिए, क्योंकि ये अंदर जो पुलिस इस वक्त सारे लोग यहाँ से कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे, अगर देखिए पुलिस वाला नहीं चाहता यहाँ का, कि उसको भी मालूम है यहाँ भी जिस पे मैं गोली मार रहा हूँ वो भी मुस्लिम है, मैं खुद भी मुस्लिम है, उस पर गोली मार रहा हूँ। और मार क्यों रहा है? क्योंकि आसिम मुनीर के कहने पे, जो आसिम मुनीर ऊपर बैठा हुआ है, जो कर रहा है, आप मेरी बात मानिए, आसिम मुनीर जो है वो बहुत डरा हुआ है।
ये कोई आपको कहे, वो कहेंगे नहीं पाकिस्तान में बहुत नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। वो आसिफ मुनीर बहुत डरा हुआ है, पाकिस्तान की सरकार बहुत डरी हुई है, क्योंकि इस वक्त जो उनके हालात है बहुत खराब है, क्योंकि वो लोग को बहुत सारे डर सता रहे। मैं आपको बताता हूँ, पहले तो इमरान खान का एक डर है वो लोग के अंदर, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इमरान खान बाहर आया तो सबसे पहले वो लेगा क्लास किसकी, आसिफ मुनीर की, क्योंकि आसिफ मुनीर के लिए वो क्लियर कट है कि आसिफ मुनीर को छोड़ने वाला नहीं है। और वो इमरान खान का सीधा स्टैंड है कि भाई वो कह रहा है कि मैं किसी बदला नहीं लूंगा, लेकिन क्लियर कट है जिसका डर आसिफ मुनीर को सता रहा है, जिसके लिए वो बाहर कंट्रीज में भाग रहा है, ताकि यहाँ अगर कुछ हुआ तो बाहर जाके मैं सेटल हो जाऊं। यूएसए के तलवे चाट रहा है, वो सबके जाके तलवे चाट रहा है, ताकि कोई तो उसको जगह दे, जब यहाँ पे ऐसा होगा तो मैं कहीं पे छुप जाऊं, जहाँ छुपने के लिए उसको जगह मिलेगी। और यहाँ हालात ऐसे नहीं है कि मतलब अभी जो आज आप देखिए, मैंने कल कहा था आपको, आप देखिए ये राजधानी की तरफ जो चल रहे हैं लोग आज, आप देखिए लोगों का कितना, मैंने बहुत सारे वीडियोस भेजे आपको, आप वो वीडियोस देखिए कि मैंने देखा लोग, छोटे बच्चे, औरतें सब गोली खाने को तैयार है, बोलते हैं आपको हमें मारना है मारिए, हम इस बार रुकने वाले नहीं है, हमें आजादी चाहिए। जिसने आजादी, जो हमने यहाँ पे नारा चलाया, जिसने आजादी, इस बार वो हम लेके रहेंगे और ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अभी आप बोल रहे हो कि हर साल यहाँ पे आजाद कश्मीर में हर साल ये होता है, लेकिन हर साल के मुकाबले में इस साल बहुत अलग है। और इस बार जो हमारी मांगे हैं वो क्लियर है, हमारी मांगे आप पूरी कीजिए। जो हमने मांगे रखी है 38 मांगे, आपने कुछ मांगे बोला है, कुछ मांगे आपने पूरी की है, हम वो नहीं, हमारी पूरी मांगे आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आजाद कश्मीर है हमारा, हम आजाद हैं। आप हमारा या हमारे ऊपर आप अपनी जो मनमानी है वो नहीं चला सकते। हम यहाँ पे अलग है, हमारा सब कुछ अलग है, आप हमें छोड़ दीजिए अलग, हम देख लेंगे फिर हमें क्या करना है। हमें आपकी कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। और खास तौर पे मैं अभी आपके माध्यम से पड़ोसी मुल्क को आज मैं एक क्योंकि बहुत सारे मैंने चैनल्स पे देखा, मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से बहुत सारे बोल रहे हैं यूएन में बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है, यहाँ हम ये कर रहे हैं, यहाँ वो कर रहे हैं। भाई बात करने से नहीं होता सर, कम से कम आप देखिए यहाँ के हालात क्या है, आप कम से कम कुछ सुविधा तो कीजिए। हमारी जो यहाँ पे हालात है, हमें इस वक्त मेडिकल सुविधा, हमें मेडिकल सुविधा दीजिए। आपको हम ये नहीं कह रहे आप गोले बरसाइए, हम ये नहीं कह रहे, कम से कम मेडिकल सुविधा जो वो तो कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई रोक टोक नहीं है। उसके लिए आपको कौन सा वो करना पड़ेगा, वो भी नहीं कर रहे। कहने को तो कह रही है, मतलब हर बार हमारा पड़ोसी कहता है, हिंदुस्तान कहता है पाकिस्तान जो है पीओके कहते हैं, आप आजाद कश्मीर कहते हैं, हमारा मतलब हिस्सा था और है, रहेगा। भाई आप इतना तो कीजिए, क्योंकि इस बार हमने बोला है भाई इस बार रुकने वाले नहीं, हम भी आपके साथ है। गॉट इट। इस पर हमने सोहेल भाई कई बार बात की, एक बार फिर इस मुद्दे को उठाते हैं। ये भी हमने नहीं देखा, कम से कम ये महत्वपूर्ण बात है, इसको हम उठाते हैं, इस पे जनरल माथुर और अन्य मेहमानों से इस पर बात करते हैं। मैंने आपसे एक सवाल किया था, क्या वहां के जो पुलिसकर्मी हैं उनका समर्थन आपको मिल रहा है? बिल्कुल, मैंने आपको ये बात कही, मिल रहा है, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं पुलिस का ही नहीं है, यहाँ पे आर्मी जो यहाँ की एक बटालियन थी, यहाँ की अपनी आजाद कश्मीर की एक अपनी बटालियन भी है, जिसका मतलब देखेंगे नदीम शेख उसके मेजर जनरल थे एक टाइम पे यहाँ पे, वहां भी वो बटालियन के भी बहुत सारे लोग ऐसे जो कह रहे भाई गलत हो रहा है। मैं आपको कई वीडियो ऐसे भेजूंगा, यहाँ पुलिस वाले। गॉट इट। आपने ये जो कहा ना, आपने कहा, एक बात कही आपने कि यूएन को कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं, कहने से नहीं होगा। और ये लोग भी जो वहां पर अंदर हैं और कह रहे हैं, क्या ये एक्टिवली इन्वॉल्व हैं? ये थोड़ा समझने जैसा विषय, इस पर मैं आऊंगा। लेकिन जनरल माथुर, इन दोनों पॉइंट्स पर आपकी टिप्पणी, सबको शामिल करते हैं लेकिन एक एक करके। पहले जनरल माथुर आप बताएं मुझे, वहां पर पुलिस भी है, उनका समर्थन है, ऐसी खबरें मेरे पास भी आई, कई अन्य लोगों से बात हुई, सोहेल अहमद उसको वेरीफाई कर रहे हैं। वहाँ पर सेना के कई अधिकारी हैं और सेना की एक बटालियन है जो इन लोगों का सपोर्ट कर रही है। फिर भी पाकिस्तानी सेना यहाँ पर हावी होती दिखाई देगी ही देगी, निश्चित तौर पर हथियार हैं उनके पास। और दूसरा ये कि बाहर कुछ भारत जो है वो क्या एयर ड्रॉप करके खाना, मेडिसिन ये सब दे सके? ये दो पहलू आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं आपको दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। जहां तक भारत का सवाल है, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और भारत साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपने कुछ देर पहले सुना होगा हमारे विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट, हमने यूएन से, सारी दुनिया से कहा हुआ है। देखिए, इस प्रकार की एक्टिविटी को फिजिकली ग्राउंड के ऊपर करने में कई किस्म की परेशानियां आपको दिखाई देगी। आज क्या मैं आपको बता रहा हूं, जो बिल्कुल कह रहे हैं सोहेल भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज रावला कोर्ट में 20,000 से ज्यादा लोग इन्होंने रावलपिंडी पंजाब से बुला करके और वो वहां पर पुलिस फोर्सेस को बनाया गया। इस चीज को उन्होंने एंटीसिपेट किया था डॉक्टर प्रवीण, और इस एंटीसिपेशन के चलते जो एक व्यक्ति है जिसका जो ब्रिगेडियर रैंक का आदमी है,
जिसको कि बुचर ऑफ लाहौर कहा जाता है, क्योंकि जब लाहौर में वो हो रहे थे प्रदर्शन, तो उसने किस रूथलेसनेस के साथ उनको कत्ल किया था और खत्म किया था, दबाया था। इस वजह से इस चीज को एंटिसिपेट करते हुए उसकी आनन फानन में पोस्टिंग पीओजेके में कर दी गई, क्योंकि वो जानते थे कि उस व्यक्ति की वहां पर आवश्यकता पड़ेगी कि वो वहां जाकर के जो बुचर ऑफ लाहौर है वो बुचर ऑफ पीओजेके, बुचर ऑफ रावलाकोट बन जाएगा। जैसे कि उदाहरण में फिर देता हूं, थोड़ा इतिहास हमें देखने की आवश्यकता है। जनरल टिक्का खान को बुचर ऑफ बलोचिस्तान कहा जाता था, क्योंकि 69-70s में उन्होंने बलोचिस्तान में जो बुचरी करी थी, जब पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वहां समस्या हुई, तो उनको वहां पर भेजा गया जनरल टिक्का खान, और वो दोबारा उन्होंने एक और टाइटल हासिल किया वहां पर, एक और तमगा, जिसको कि कहा जाता है बुचर ऑफ बंगाल। तो ये जो चीजें हैं पाकिस्तान की आर्मी काफी सोच समझ के करती है। ये मैं बात दोबारा रिपीट नॉर्मली नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कर रहा हूं कि ये वो हैं जिनके टूल बॉक्स में सिर्फ हथौड़ा हथियार है, और जब ये उनका हो जाता है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, बंगाल में जो हुआ वो हुआ। जॉर्डन में जाकर के जियाउल हक उस समय ब्रिगेडियर थे, आप पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड है इतिहास में। 25,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को पाकिस्तान की आर्मी ने कत्ल किया है, फिलिस्तीनियों को। और उस समय कहा जाता था कि 47 से लेकर के उस दिन तक जितने फिलिस्तीनी कुल मिलाकर के यहूदियों ने, इजराइल ने नहीं मारे, उससे ज्यादा फिलिस्तीनी पाकिस्तान के जियाउल हक के अंडर में कुछ समय में खत्म कर दिए गए। जब इनको अपना वजन, अपना जोर दिखाना होता है, तो इनके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी से कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर पड़ता होता डॉक्टर प्रवीण, तो बांग्लादेश में इतने अत्याचार नहीं होते। जो बलूचिस्तान में आज हो रहा है वो नहीं होता। जो खैबर पख्तूनख्वा में जो अपने खुद के देश में F-16 फाइटर से आप हमले कर रहे हैं वो नहीं होते। जो पीओजेके में आज हो रहा है वो नहीं होता। तो ये तमाम चीजें हैं, उनकी जो हाई हेडेड पंजाबी डोमिनेटेड आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये उनके अहंकार का परिणाम है, और ये उन्हीं का अहंकार है जो जी पाकिस्तान को ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि उसके और 2-4 बांग्लादेश वहां पर तैयार हो गए बनने के लिए। बलूचिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को अलग कंट्री। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये इसीलिए हो रही हैं। देखिए, जो काम जिसका होता है डॉक्टर प्रवीण, उनको करना चाहिए। सेनाओं का काम, आप मुझे बता दें कि आपने भारतीय किसी भी सेना अध्यक्ष का कौन सा स्टेटमेंट ऐसा देखा, या किसी भी दुनिया की किसी भी आर्मी का, कौन सा अमेरिकन आर्मी का, इतनी लड़ाई चल रही है वहां पर, कोई स्टेटमेंट देखा? ये तमाम जो सर, ये तो हम जानते ही है ना कि पाकिस्तानी सेना को तो हम किसी भी सेना से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेना वैसे कहलाने वाली स्थिति में नहीं, वो तो सियासतदान हैं, वहाँ पर वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, इस देश को कंज्यूम करते हैं अपने निजी हितों के लिए। लेकिन एक श्रुति जी जो बात जहाँ पर आई थी, जो मैं जानना भी चाह रहा हूँ, भारत क्या इंटरवीन कर सकता है? क्या कुछ एयर ड्रॉप? सोहेल भाई कह रहे हैं मदद तो दे दो, हमला मत करो, मेडिसिन दे दो, खाना दे दो। देखिए, पाकिस्तान के साथ जो हमारा पीओजेके के साथ जो बॉर्डर पड़ता है वो बहुत ही हाईली मिलिटराइज्ड जोन है, हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। वहां से कोई भी आपका प्लेन, कोई आपका चॉपर, आपका हेलीकॉप्टर या आपका कोई भी डिलीवरी सर्विस जैसा अगर जाएगा, तो वो पूरा मिलिट्री निगरानी वहां पे रहेगी। उसको ऑफेंसिव मूव भी माना जा सकता है, और उसको और मैं सब ये जानना चाह रहा हूँ, क्या इंटरनेशनल या जियोपॉलिटिकल कोई दबाव बनाकर या किसी और परिस्थिति में ऐसा संभव है जो सोहेल भाई की मांग? नहीं होगा, पर मेरे हिसाब से आप अगर जो कह रहे हैं एयर ड्रॉप करने वाला हिसाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक मिलिट्री इंटरवेंशन जैसा हो जाएगा, और वो फिर उसके बाद वॉर को लेकर ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि वो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नलाइज करता है कि भाई इंडिया को एनिमी बना दो, अफगानिस्तान को एनिमी बना दो, और फिर आवाम को भटका दो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स की तरफ से, और फिर दोबारा से अपना शिकंजा कस लो। तो डायरेक्टली नहीं हो सकता, पर इनडायरेक्टली अफगानिस्तान के थ्रू जरूर आ सकता है, और वो मुझे लगता है शायद पहुंचने भी वाला होगा।
चाहे वो अफगानिस्तान अपने नाम से डोनेशन दे दे उनको या कोई और दूसरा नेशन डोनेशन दे दे उनको, पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारा ही है पीओजे के लोग ये कई पैनलिस्ट ने बताया भी, सुहेल भाई ने पहले भी सवाल उठाया तो वो उनसे कहा कि आपको कैसे पता कि नहीं भेजा जा रहा है, हो सकता है भेजा जा रहा हो, जानकारी नहीं। फिर भी सुहेल भाई आप थोड़ा सा टिप्पणी कर दें इस पर। नहीं देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, मैं सही कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ये लोग इतने अनुभवी लोग हैं, मैं तो कुछ नहीं उनके सामने, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। मैं भी आपको कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हमारे आज़ाद कश्मीर में बहुत सारी फौज है तैनात है, एक एक चप्पे पे नजर, हम पे भी नजर रखी जा रही, बाकी तो सवाल ही नहीं। क्योंकि ये जो हुकूक मांगना है ना, ये एक बगावत नहीं है एक्चुअल में। आज जो यहाँ के नौजवान पूछ रहा है, हम लोग जो पूछ रहे हैं ना हुकूमत से, मुस्तकबिल, हमारा मुस्तकबिल जो है यहाँ के नौजवानों का, वो उनके हाथ में कब होगा। हर बार वो पाकिस्तान आर्मी के हाथ में नहीं दे सकते हम, क्योंकि हमारा आज का जो यहाँ बच्चा है वो चाहता है कि वो कुछ पढ़ लिख के कुछ बने, जो शायद ये लोग नहीं चाहते। ये लोग बोलते हैं, ये लोग चाहते हैं कि वो आतंकवादी बने। मैं सीधा आपको खुल के बोल रहा हूँ, मैं इस चैनल के, जिसको सुनना सुने, मुझे जो करना कि मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन इनका मकसद ये कि यहाँ के बच्चों को आतंकवाद में डाले और उनका मुस्तकबिल बर्बाद करे। ये मेन टारगेट है ये लोग का इस वक्त। जो ये हो रहा है इसी वजह से हो रहा है कि यहाँ के बच्चों को आतंकवाद में ढकेल दो, फिर कभी हिंदुस्तान के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ इस्तेमाल करो, डरा धमका के रखो। लेकिन इस बार ये जो जनरेशन आज की है, ये दिमाग की सफाई तो बहुत जरूरी है। पीओजेके में भी दिमाग में जाले डाले गए और वो आज तक हैं, कई जनरेशन से डल रहे हैं, तो वो भी साफ होने जरूरी हैं। लेकिन सुहेल भाई, भारत कैसे मदद करे उस पर थोड़ा सा बताइए ना आप। अभी कुछ चुनौतियां बताई, श्रुति जी ने बताई, जनरल माथुर ने बताई कि भारत कैसे मदद, मतलब क्या चाह रहे हैं आप, क्या कर दे अभी क्योंकि वो भारत का स्टैंड होगा, कैसे करे वो यूएन में जाके कहे भाई उनको जरूरत है। वो तो कह ही रहे हैं, वो तो कह दिया, आपसे डिस्कस भी हुआ, कह रहे हैं यूएन में। कहने से मैं वही कह रहा हूँ, इस वक्त यूएन क्योंकि वो सुनेगी नहीं ना, आपको पता ही है इस वक्त जो मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपके जहन में क्या आता है ये किया जाना चाहिए, मतलब ये रास्ता हो सकता है जो भारत नहीं अपनाना, मैं वो जानना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ आप बॉर्डर्स पे पहुंचवा दीजिए, हम आके ले लेंगे। हम वहां जो पोस्ट है उनको मार के लेंगे हम लोग, इस बार हमने डिसाइड कर लिया है। मेरा कल का जो वीडियो था सुहेल भाई, वो देख भी रहे हैं अभी लोग बहुत, उसमें था यही। और क्या आपको याद होगा कि कल हम बात भी ये कर रहे थे कि यदि पीओजेके की जनता भारतीय सीमाओं तक पहुंचती है तो भारतीय सेनाओं को छूट दी जा सकती है। ये कई एक्सपर्ट्स का मानना है। पहुंचिए ना, पहुंचिए बॉर्डर पर। आप यकीन मानिए प्रवीण जी, क्योंकि मैंने आपको पता है जो बात मैंने इसमें आपके सामने कही होने वाला है और बहुत जल्दी आपको नहीं तो आप ये भी विश्वास रखिए, जनता बॉर्डर पर पहुंची नहीं कि भारतीय सेनाओं को छूट मिलेगी, निश्चिंत रहिए, मरने नहीं देंगे किसी को। जब ये कहते हैं ये हमारा कश्मीर है, हमारे लोग हैं, तो ये कहने की बात नहीं है, इसको हिंदुस्तान में तमिलनाडु तक आदमी मानता है। मैं तो सर, मैं बिल्कुल यहाँ सीना तान के कह रहा हूँ कि हम भारत का हिस्सा है। बस आप जो कह रहे हैं ना सुहेल अहमद भाई, आप जो कह रहे हैं यही जनता एक सुर में कह दे वहां भाषणों में। हम तो चाहते हैं हम सुहेल भाई से जाके गले मिले, हम लोग वहां पे जाके मिल के बैठ के एक साथ बैठ के चाय पिए। मैं तो चाहता हूँ वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा, जल्दी आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बोलिए श्रुति जी। हम जो जनरल साहब है इनका इतना देखते हैं, खाली टीवी पे देखते हैं, इनसे मिले जनरल साहब बोलती हैं वही थे, ये हमारी दिली ख्वाहिश है जी। होगी ख्वाहिश पूरी। श्रुति जी कुछ कह रही है। सुहेल जी, वहां पे आप भी मानते हैं कि टेरर कैंप्स बिठाए गए हैं, टेररिस्ट बनाना चाहते हैं, तो इंडिया की प्रॉब्लम बॉर्डर पे ये है कि हमको समझ नहीं आएगा कि कौन किस वेश में वहां पहुंच रहा होगा, कौन सा टेररिस्ट आपकी जनता का रूप धारण करके इंडिया में आना, इंडिया से मदद ले जाना या इंडिया को किसी तरह से इन्फिल्ट्रेट करने के नाम पे वहां पहुंच जाएगा। तो इंडिया डायरेक्टली ऑन द बॉर्डर डील करना चाहती भी होगी तो उसको बहुत फूक के कदम रखने पड़ेंगे। हमें इनडायरेक्ट रूट ही लेना पड़ेगा इस पूरी सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपकी जनता सपोर्ट जरूर दे रही है, लेकिन आपकी जनता के अंदर भरे हुए ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो अपना वेश बदल के आपके नाम से बोलने की वो क्षमता रखते हैं और आपके नाम से फिर इंडिया के ऊपर अटैक करने की भी क्षमता रखते हैं। तो आपका नाम भी खराब होगा और इंडिया का भी नुकसान होगा। बताना भूल गया प्रवीण जी को, आज की एक बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज की एक बात है। मतलब पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग थे जिन्होंने यहाँ कुछ बंदों को पैसे भी दिए, आपकी इंडियन करेंसी दी है, पता है आपको ये बात? इंडियन करेंसी दे के बोला गया कि आप वो जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके अंदर डाल दो,
ताकि ये घूम फिर के ये जो प्रोटेस्ट का जो हाँ कि ये भारत करवा रहा है, ये भारत करवा रहा है इस तरह का। करवा रहा है, इसमें भारत के लोग थे, मतलब ये भी जो पाकिस्तान। अरे वो तो बीएलए ने अभी जो अटैक और टीटीपी, बीएलए छोड़िए, टीटीपी जो हमला कर रहा है उसके लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहरा देंगे तहरीक तालिबान। भेज दूंगा, वो आर्मी वाले का वीडियो भेजता हूं, जो उसको पैसे दे रहा था एक लड़के को, भाई तू जाके वहां पे डाल दे। भेजिए ना, भेजिए भेजिए भेजिए। देखिए आपको पता है बात इंडिया की शो को खूब देख रहे हैं, वहां के लोग भी देख रहे हैं, यहाँ भी लोग देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि रोज अपडेट्स आ रहे हैं और जानना चाहते हैं। मुझे तो पाकिस्तान के साथी कहते हैं कि भैया आपका शो देखकर पता लग जाता, लेकिन वहां तो ब्लैकआउट कर रखा, हम लोगों को जाने। आरजू काजमी कल बोल रही थी कि मुझे जाने ही नहीं दे रहे हैं, या किसी पाकिस्तानी पत्रकार को नहीं जाने दे रहे हैं। हम खुद डिजिटल मीडिया से आपके शो से अंदाजा लगा रहे हैं। सच्चाई बोलने नहीं देते ना, सच्चाई दबा के रखनी है। नहीं तो आप भेजिए ना वीडियोस, हम चलाएंगे। जी, मैं सोहेल भाई के पास जाना चाह रहा था, समय अब कम है, लेकिन उससे पहले जनरल माथुर कुछ कहना चाह रहे थे, 2 बार फिंगर रेज की। सर थोड़ा सा संक्षेप में। हाँ बिल्कुल संक्षेप में कहूंगा। देखिए मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत पीओजेके के अवाम के साथ है और हर वो संभव प्रयास जो किया जा सकता है वो किया जाएगा। सोहेल भाई आप इस बात से निश्चिंत रहें। जी सोहेल काजमी साहब, ये इस बार जो बातचीत हुई और अभी जो मोमेंटम बना है, ये बेशक 24 में भी हुआ, 25, ये जो कह रहे थे ना सोहेल अहमद साहब, वो इसीलिए कह रहे थे क्योंकि यही सवाल मैंने कई बार किया है कि जब चुनाव आते हैं तब आपके यहाँ ये माहौल होता है। 24 में भी हुआ, 25 में भी हुआ, ऐसे संगठन खड़े किए जाते हैं, बाद में डिफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन अभी एक मोमेंटम बना है और ये लड़ाई मैं बार बार कहता हूँ किसी वजह से शुरू हुई, बेशक जो मैं कहता हूँ उसी वजह से शुरू हुई हो, लेकिन अब इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया और लोगों में समझ काफ़ी विकसित हुई है। प्रवीण सर, मैं तो दुआ करता हूं कि ये दायरा बढ़ता रहे और सोहेल भाई जो चाहते हैं ये फटाफट यहाँ आ जाएं और हम लोगों के साथ रहना शुरू करें। हम इनको खुद अकोमोडेट कर देंगे। भारत का दिल बहुत बड़ा है, भारत की सरजमी बहुत खुली है, भारत का दिमाग बहुत बड़ा है, इसीलिए भारत आगे बढ़ रहा है। इनकी जो बुनियादी जो फाउंडेशन है वो सिर्फ काफिर और इस्लाम पे चली है, ना इस्लाम को पाल सके ना काफिर को दोस्त बना सके, ये मुश्किल है। मैं श्रुति जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब अर्थक्वेक आया उड़ी टंगधार और पीओजेके में, तो आपको याद होगा कि हम कॉन्फिडेंट बिल्डिंग में इस पे काम करने वाले लोग हैं। चाहे इन्होंने हमें कितनी बार स्टैप किया, करगिल किया, लाहौर बस यात्रा हमारी फेल हुई, लेकिन भारत हमेशा बड़े भाई की तरह इनके साथ हमेशा, क्योंकि आवाम का कसूर नहीं होता है, एस्टेब्लिशमेंट्स का कसूर होता है, तो भारत हमेशा कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेयर्स की तरह इनको हमेशा मदद करने के लिए, इनके साथ अच्छे माहौल बने, अच्छी साजगार तिजारत हो, वो काम करता रहा है और आज भी करेगा। भारत को फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान आर्मी से या पाकिस्तान की उन फ्रिंज एलिमेंट से जो धर्म के नाम पे इधर उधर तितर बितर करते रहते हैं। तो हिंदुस्तान समझता है। जब हमने अर्थक्वेक की सिचुएशन में इन्होंने हमसे हेल्प मांगी, हमने अपने चॉपर से इनको देने की पेशकश की, तो आपको पता है पाकिस्तान की तरफ से क्या बयान आया और उन्होंने फिर उस पर बार बार कहा कि हम चॉपर लेंगे आपके, लेकिन पायलट आपका नहीं होगा। जो श्रुति मैम कह रही है, जो हम राशन भेजेंगे राशन खा लेंगे, अगर कोई ज्यादा खाने से मर गया तो हिंदुस्तान ने मरवा दिया, अगर कोई चीज उल्टी पुल्टी इनके वहां हो जाए तो वो उसका कसूरवार हो, अगर इनकी शादियां 5 होती है तो अल्लाह की मर्जी से 5 शादियां होती हैं, अगर इनके बच्चे 20 होते हैं तो वो अल्लाह की मर्जी से होते हैं। ये हर चीज या तो अल्लाह पे थोप देते हैं या हिंदुस्तान पे थोप देते हैं, तो 2 ही कल्प्रिट है। और जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जो सोहेल साहब बोल रहे हैं कि जनाब रिक्रूटमेंट इन अलगाववाद, ये एक इंडस्ट्री है वहां पे। अलगाववाद एक मिलिटेंसी जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मिलिटेंट्स को ट्रेन करना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान आर्मी से भी बड़ी इंडस्ट्री है, जिसके बलबूते पे ये हमेशा भीख मांगने का कटोरा इस्लाम के नाम पे, कश्मीर के नाम पे पूरी दुनिया में ये चलाते रहे और चलाते भी रहेंगे, क्योंकि अल्लाह इनके साथ है। जब तक अल्लाह है इनके साथ तो ये मांगते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। गॉट इट सर। एक आगे चर्चा में जो मेरे मन में बहुत बड़े मुद्दे हैं, अब क्विक कमेंट आप सबके लेता हूं। जनरल माथुर, पहले आप बताएं मुझे कि पीओजेके की जनता आज़ादी चाहती है, लेकिन भारत के साथ आए या ना आए को लेकर उसका कंफ्यूजन बरकरार रहता है। टिप्पणी आपकी। देखिए बिल्कुल भारत के साथ आइए। देखिए कश्मीर एक है, ये इस तरफ के कश्मीरी भी जानते हैं, उस तरफ के कश्मीरी भी जानते हैं, तो वो अभी कोई जो भी उनकी भावना हो सकती है वो रहेगी, लेकिन इवेंचुअली मैं डॉक्टर प्रवीण आपको बता सकता हूं कि कश्मीर एक होगा और कश्मीर भारत का है। एक होकर के कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा और वो दोनों भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके साथ मैं जाकर के
चाय पीऊंगा, ये मैं आपको गारंटी बता सकता ठीक है। सुहेल अहमद तो पहले ही कह चुके हम तो भारत के साथ आना चाहते हैं, हम भारत का हिस्सा मानते हैं। वो सर, उनकी अभी जैसे काजमी सर ने जो बातें कही ना पहले, जो ये आज बात कह रहे हैं, मैंने ये ऑलरेडी मेरी जो बुक लिखी है, मैंने ऑलरेडी खोल दिया उसमें कि टेररिज्म, एक्चुअल में टेररिज्म कहाँ से पैदा हुआ और कौन कर रहा है, हम उसके एविडेंस है यहाँ पे बैठ के। मैंने पूरा उसमें एक एक पार्ट लिखा, चाहे सलाहुद्दीन हो। आज आपकी मैंने न्यूज देखी कि इंडिया के कोर्ट ने जो हाफिज सईद है, जो पुलवामा ब्लास्ट, उसके लिए मैं आपको कहता हूं, मैंने बुक में ऑलरेडी लिख दिया था पहले कि उसका हाफिज सईद और मसूद अजहर उसका पूरा मास्टरमाइंड था। तो दुनिया जानती हो कहां से आया, उसके बाद सब कुछ हम यहाँ पे हमने देखा है, उनको कैंप लगाते हुए यहाँ के लोगों को ले जाते हुए हमने देखा है। और कौन कह सकता वो टेररिज्म नहीं हो, पाकिस्तानी और टेररिज्म का गढ़ है हमारा यहाँ पाकिस्तान। मैं आपको कह रहा हूँ आज अभी जो कन्विक्शन देखने को मिलता है भारत में, उससे ये तो स्पष्ट है कि आतंक का जो जड़ होगी, आतंक का जो बीज होगा, उस तक को खत्म करके दम लेंगे। और उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, उसकी प्रक्रिया जारी है। क्लोजिंग कमेंट जो मैम ने कहा कि बिल्कुल श्रुति मैम ने जो चीज कही सर, हम उसमें साथ है, क्योंकि ये सही कह रही है, बिल्कुल सही बात कही उन्हें। यहाँ पे टेररिज्म था और बहुत सारे लोग थे जो ठीक है। इस पर हम आगे बात करेंगे सुहेल भाई, डिटेल में बात करेंगे। श्रुति जी, क्लोजिंग कमेंट, पीओजेके की जनता भारत के साथ, इसकी फिजिबिलिटी बहुत मतलब इसको बड़ा वृहद तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए, उन्होंने यूज जो करी हैं टर्म्स, अब वो कह रहे हैं कि ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से दूर होने के उनके अंदर जो है इच्छा उठ चुकी है, लेकिन वो इच्छा अभी इंडिया के साथ जुड़ने के लिए शायद उतनी परसेंटेज में नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान वहाँ पीओजेके की आवाम के हिस्से गिनूं तो 3 हिस्से हैं। 1/3 हिस्सा जो है इंडिया के साथ जुड़ना चाह रहा है, 1/3 हिस्सा जो है पाकिस्तान में रहना चाह रहा है, और 1/3 हिस्सा जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट चाहता है। लेकिन वो उसने आप अगर बलूचिस्तान जैसी बड़ी जगह को वो खा गया पाकिस्तान, तो ये पीओजेके को आपको हालांकि मैं इस पे अपना मत आप सब ज्ञानियों को सुनकर ये भी रख देता हूं कि इतने समय तक पाकिस्तान की गुलामी, पाकिस्तानी सेना की बर्बरता को देखने के बाद इन्हें समझ में भी आया है कि पड़ोस के जम्मू कश्मीर में जब इतना विकास हो सकता है, तो इस विकास का हकदार वो हिस्सा जहां प्राकृतिक संसाधन अकूत हैं, जहां की जनता को अगर सबसे पहले वो तो जनता को क्या चाहिए? सबसे पहले अपना विकास चाहिए ना, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए ना, अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना। और आज जिस अनाज को और पानी को मांगने के लिए गोलियां मिल रही है, उसकी अनवरत धारा चाहिए ना। और अगर वो भारत से मिलता है तो इसमें क्या आपत्ति होगी? ये बात समझने में भी समय नहीं लगेगा। सुहेल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सुहेल काजमी साहब आपका धन्यवाद। जनरल माथुर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में समझाया। श्रुति जी आगे बात करते रहेंगे, थोड़े और पहलू निकालिए, हम तक भी पहुंचाइए ताकि हम इसके बारे में और जानकारियां दर्शकों को दे पाए। श्रुति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात इंडिया की में आज इतना ही, लेकिन आज की बात बहुत खास रही। खास इसलिए क्योंकि बात यहां पर आकर रुकी है कि क्या पीओजेके की जनता भारत के साथ आने के लिए तैयार है? क्या वो सीमा की तरफ आएगी? क्या पाकिस्तानी सेना में भी एक विरोध देखने को मिल रहा है? क्योंकि पीओजेके के ही कई अधिकारी पाकिस्तानी सेना में हैं, पुलिस के तो सारे लोग पीओजेके के। वो अपने लोगों पर, अपने बच्चों पर गोलियां कैसे चला सकते हैं? दर्द उनको साल रहा है, परेशान कर रहा है। कुल मिलाकर ये जो इस समय माहौल बना है, असीम मुनीर की परेशानी को बढ़ाने वाला है और उनके अंत की तरफ इशारा भी कर रहा है। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। बात इंडिया की में इतना ही, खबरें जारी है ब्रेक के बाद। बेसिक शिक्षा को नए पंख देने वाला